नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू। स्वागत है आपका समाधान सीरीज जो कि पीएसआईआर की है आपका। और इस सीरीज में हम लोग 15 मिनट में किसी भी थिंकर्स, किसी भी विचारक के विचार को उसकी परिस्थितियों, उसके व्यक्तित्व के आधार पे समझने के तरीके पे बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विचारक के, अगर उसके समय की परिस्थितियों को समझ लिया जाए, उसके जीवन को समझ लिया जाए, उसके व्यक्तित्व को समझ लिया जाए, विचार समझने आसान हो जाते हैं और विचारों की तुलना करना भी आपके लिए आसान और सरल हो जाता है। हम बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स, एक ऐसे विचारक के जिसके विचार से दुनिया दो भागों में विभक्त हो गई। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है विचार बड़े प्रभावी होते हैं, लेकिन विचारों का आधार आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य मानता है। अर्थात मार्क्स का मानना है कि विचार वे नहीं हैं जो हमारे अंदर से आते हैं, बल्कि विचार वे हैं जो बाह्य होते हैं। समाज का जैसा स्वरूप दिखता है वो हमारे विचारों के कारण नहीं होता, बल्कि हमारे विचार समाज जैसा होता है उसके कारण वैसे होते हैं। तो विचार से समाज नहीं बनता, बल्कि समाज से हमारे विचार तय होते हैं। हमारी जो चेतना है वो समाज का परिणाम है, समाज हमारी चेतना का परिणाम नहीं है। जब मार्क्स इस तरीके के विचार देता है तो उसके पीछे विशेषकर मार्क्स का, हेगल का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है द्वंद्ववाद का, उसका है। हेगल का जो द्वंद्ववादी विचार था उसमें वो कहता है कि विचारों का द्वंद्व ही सामाजिक विकास का आधार है। समाज में जो द्वंद्व हमें दिखने को मिलता है वो द्वंद्व वास्तविक अर्थों में हमारे वैचारिक द्वंद्व की ही अभिव्यक्ति होती है। लेकिन मार्क्स इस बात से सहमत नहीं है। मार्क्स का मानना था कि हेगल का जो द्वंद्ववादी विचार था, वैचारिक द्वंद्व, वो पूरी तरीके से सिर के बल खड़ा था। मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया और द्वंद्व वास्तविक अर्थों में विचार में नहीं बल्कि भौतिक पदार्थों में होते हैं। और भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को स्थापित करके एक नए विचार को जन्म देता है मार्क्स, जिसे द्वंद्ववादी भौतिकतावाद कहा जाता है। और संपूर्ण समाज के विकास को इसी द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अगर जीवन को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर कार्ल मार्क्स के विचारों में साम्यवाद की बात हो, या राज्य सिद्धांत में वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की बात हो, या क्रांति सिद्धांत हो, या फिर न्यासीता ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो, या क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष हो, या फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, आत्महत्या का सिद्धांत हो, या अलगाव का सिद्धांत हो, ये सारे सिद्धांत मार्क्स के विचारों में एक कड़ी के रूप में जुड़ते जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मार्क्स के जीवन को देखेंगे। मार्क्स का जन्म जर्मनी में होता है, मार्क्स की पढ़ाई लिखाई जर्मनी में होती है, मार्क्स युवा जर्मनी में होता है। और मार्क्स लिखता है अपने विचारों में कि जब मैं जर्मनी में था तो मेरे भीतर बहुत से दार्शनिक विचार आते थे। क्योंकि जर्मनी दार्शनिक विचारों का, आदर्शवादी दार्शनिक विचारों का आधार रहा है। आप बात करेंगे हेगल की, आप बात करेंगे कांट की, ये सब बड़े महान दार्शनिक जर्मनी के थे। तो जर्मनी का माहौल ऐसा था कि जर्मनी में रहते हुए आपके भीतर आदर्शवादी विचार आते हैं। और साम्यवाद भी इसी तरीके का एक आदर्श है। तो जब हम साम्यवादी आदर्श की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स का ये साम्यवादी आदर्श जर्मनी से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? जर्मनी से। पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद मार्क्स एक पत्रकार के रूप में, एक पत्रिका के संपादक के रूप में नौकरी प्राप्त करता है और अपने लेख लिखने शुरू करते हैं। लेकिन जल्दी ही वो लेख सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध लगने लगते हैं। अतः सरकार दबाव बनाती है और लिहाजा उस पत्रिका के नौकरी जो है वो चली जाती है मार्क्स की। लेकिन मार्क्स अभी भी सक्रिय रहता है और ऐसी स्थिति में मार्क्स का अब जर्मनी में रहना ठीक नहीं होता है, तो मार्क्स जर्मनी छोड़ के फ्रांस चला जाता है। जब मार्क्स फ्रांस में जाता है तो फ्रांस में भी वो एक पत्रिका के संपादक के रूप में नौकरी ज्वाइन करता है। लेकिन जल्द ही फ्रांस में भी उसके खिलाफ वैसे ही माहौल बन जाते हैं जैसे कि जर्मनी में थे। लेकिन मार्क्स लिखता है कि मेरे विचार फ्रांस में आने के बाद क्रांतिक हो गए, और क्रांति का जो भी मेरा विचार है वो फ्रांस के कारण है।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रांस में ही 1789 की आधुनिक लोकतांत्रिक क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत आप स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की बात की। तो क्रांति की भूमि है फ्रांस, आदर्श की भूमि है जर्मनी। और जब फ्रांस में भी ऐसा ही होता है तो एक अपने पूंजीपति मित्र के सहयोग से और उसके कहने पे और उसके हेल्प करने पे जो मार्क्स है वो इंग्लैंड चला आता है, और बाकी के अपने जो विचार है वो इंग्लैंड में ही देता है। और इंग्लैंड में आने के बाद मार्क्स को समझ में आता है कि इंग्लैंड में तो अलग ही प्रकार का शोषण चल रहा। तो ये जो शोषण का विचार है, ये जो वर्ग संघर्ष का विचार है, ये जो पूंजीवाद का जो विचार देखने को मिला, और जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष स्वरूप समाजवाद की बात आती है, साम्यवाद की बात आती है, तो वो विचार इंग्लैंड से पनपते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्क्स के विचारों में जो द्वंद्ववादी आदर्श है वो आपको जर्मनी से, जो क्रांति का विचार है वो आपको फ्रांस से, और जो समाजवादी विचार है, जो शोषण का विचार है, आत्महत्या का, अलगाववाद का विचार है, भौतिकतावाद का विचार है, वो इंग्लैंड से उत्पन्न होता है। तो अपने पूरे विचारों को इस तरीके से देखता है कि मार्क्स कि सारे विचार स्थानों के प्रभाव के कारण है। हमारे विचार से विचार नहीं निकल रहे हैं, स्थानों के कारण विचार निकल रहे हैं। इसलिए मार्क्स जब अपनी पूरी बात बताता है तो उसमें कहता है कि हमारे विचार से समाज नहीं बनता, समाज से हमारे विचार बनते हैं। चेतना तय नहीं करती कि समाज कैसा होगा, समाज तय करता है कि हमारी चेतना कैसी होगी, और भौतिक पदार्थों को ही हर व्यवस्था के केंद्र में रखता है, हर व्यवस्था का आधार मानता है। और यही भौतिक पदार्थ को आर्थिक पदार्थ, भौतिक क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ता है, और कहता है समाज का आधार भौतिकता है, समाज का आधार अर्थ है। अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप भौतिक क्रियाकलाप तय करेंगे कि समाज कैसा होगा। और इस तरीके से एक आदिम साम्यवाद से एक कबीलाई साम्यवाद समाज, जिसको हम दास समाज कहते हैं, सामंतवादी समाज और फिर पूंजीवादी समाज का विस्तार करता है। और कहता है कि आदिम समाज में आर्थिक गतिविधियों के रूप में कुछ नहीं था, इसलिए न कोई वर्ग था, न कोई वर्ग संघर्ष था। सभी लोग यायावर जीवन में स्वतंत्र रूप से, पूर्ण समान रूप से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आदिम समाज में आर्थिक गतिविधि के रूप में पत्थर का ज्ञान होता है, उस पत्थर के ज्ञान के कारण आर्थिक गतिविधियां बदलती हैं। आर्थिक गतिविधियों बदलने से आर्थिक संबंध बदलता है, और आर्थिक संबंध बदलने से पूरा का पूरा समाज बदल जाता है। और ये जो समाज बदलता है ये आदिम समाज से दास समाज हो जाता है। आदिम समाज में जहाँ कोई आर्थिक संबंध नहीं था, दास समाज में आप देखेंगे दो तरीके के आर्थिक संबंध बन जाते हैं, एक स्वामी का, एक दास का। और इस तरीके से शोषण की शुरुआत होती है, वर्ग की शुरुआत होती है, और यहीं से वर्ग संघर्ष शुरू होगा। क्योंकि शोषण की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पे किसी तरीके का क्रांति या स्पष्ट विरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर कहता है कि इसी दास समाज में आर्थिक शक्ति बदलेगी, और आर्थिक शक्ति के रूप में जैसे ही लोहा आता है, आर्थिक गतिविधियां बदलती हैं, आर्थिक संबंध बदल जाते हैं। वही जो दास स्वामी के संबंध थे अब वो सामंत और किसान के संबंध बन जाते हैं, और पूरा का पूरा आर्थिक समाज बदल जाता है। अब दास समाज से बदलकर अब सामंतवादी समाज आ गया। लेकिन सामंतवादी समाज रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था के विनाश के बीज उसके भीतर ही शामिल होते हैं। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर के विनाश का बीज आपके भीतर ही है, आत्मा। जिस क्षण आत्मा निकलेगी उस क्षण इस शरीर का क्या हो जाएगा? विनष्ट, विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसी तरीके से सामंतवादी समाज में मशीनों का जन्म होगा, और ये मशीनें सामंतवादी समाज में आर्थिक गतिविधि बदलेंगे, आर्थिक संबंध बदलेगा, और अब संबंध हो जाएंगे पूंजीपति और मजदूर के, और पूरा का पूरा समाज बदल जाएगा, एक नया समाज आएगा जिसको पूंजीवादी समाज कहते हैं। और इसी पूंजीवादी समाज के बीच के, इसी पूंजीवादी समाज के अंत के बीच इसी के अंदर शामिल है अब तक जहां श्रम और शोषण आर्थिक गतिविधि होती थी, पूंजीवादी समाज में लाभ कमाने का एकमात्र आधार हो जाता है शोषण। और शोषण अब अपने चरम पर है, अति सर्वत्र वर्जित। अति को सब जगह रोकने की बात की गई है, और जब किसी भी चीज को आप अति करते हैं तब मात्रात्मक परिवर्तन के स्थान पे गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे पानी को आप गर्म करो, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो क्या होगा? पानी वाष्प के रूप में बदल जाएगा। ऐसे परिवर्तन को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। मार्क्स इसी विचार को आगे बढ़ाता है और कहता है कि आदिम समाज से शोषण बढ़ा थोड़ा,
सामंतवादी समाज में शोषण और बढ़ गया, पूंजीवादी समाज में शोषण चरम पे है, अब गुणात्मक परिवर्तन होगा और अब यहाँ पे जो लोग हैं वो इस शोषण को सहन करने में, बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं होंगे। धीरे धीरे उनका अलगाव होगा, धीरे धीरे वो अवसाद में जाएंगे और एक दिन उनकी इच्छा करेगी कि वो मर जाएं। और ये मरने की इच्छा निचले पूरे समाज में, जिसको सर्वहारा कहते हैं, उनमें होगी। और जब भी मरने की विचार आएगा तो एक बार उनके अंदर ये भी चेतना आएगी कि जिसके कारण मर रहे हैं क्यों ना उसको मार के मरे। और इसी को वर्ग चेतना कहता है। कहता है पूरे समाज में ये चेतना एक साथ आती है और इसी चेतना के कारण ये सर्वहारा बुर्जुआ के प्रति क्रांति कर देगा और बुर्जुआ को समाप्त करके एक साम्यवादी समाज की स्थापना कर देगा। और इस साम्यवादी समाज को चलाने के लिए राज्य का अंत होगा। बीच में हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, एक ट्रस्ट, सारा का सारा संपत्ति उस ट्रस्ट में रख दिया जाएगा। उस ट्रस्ट के कुछ संरक्षक होंगे, मालिक कोई नहीं होगा। संपत्ति का सामूहिक स्वरूप शुरू होगा, योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति की व्यवस्था होगी। और ऐसे समाज में कोई भी ना बड़ा होगा, ना छोटा होगा, ना अमीर होगा, ना गरीब होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा। और वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राज्य ऊपरी ठाट का हिस्सा है, राज्य शोषण का यंत्र है। इसलिए राज्य चिड़ियाघर में चला जाएगा, अजायब घर में चला जाएगा, राज्य का अंत हो जाएगा और इस तरीके से एक आदर्श की स्थापना होगी जिसे हम आधुनिक साम्यवादी समाज कहेंगे। और ये आधुनिक साम्यवादी समाज पूर्ण समानता आधारित होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं होगा। इस कल्पना के साथ मार्क्स अपना साम्यवादी विचार खत्म करता है। तो आप देखेंगे कि बड़ा सीक्वेंस है, इसीलिए मार्क्स के साम्यवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी विचार है, इसीलिए मार्क्सवाद को मानववाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद को क्या कहा जाता है? मानववाद भी कहा जाता है। तो मार्क्स के विचारों को आप मार्क्स के जीवन से समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातें आपको मार्क्स में समझने को मिलेगी। इसके लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ स्टडी आईक्यू के ऐप पे या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको पेड क्लासेस पीएसआईआर ऑप्शनल के देखने को मिल जाते हैं। 10 जनवरी से आपका नया बैच आ रहा है पीएसआईआर का 2026 के लिए। और 2026 के लिए अगर आप ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं तो जनवरी सबसे सही महीना है, क्योंकि लगभग 6 से 7 महीने की तैयारी में आपका ऑप्शनल बेहतरीन रूप से तैयार होता है। तो आपके पास पर्याप्त समय होगा 2026 के लिए, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप तत्काल में बड़ी छूट चाहते हैं तो आपको 27 दिसंबर की मध्य रात्रि से पहले एडमिशन लेना होगा, जिसमें आपको एक बड़ी छूट मिलेगी। और एडमिशन लेते समय आप एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक मैक्स डिस्काउंट मिलेगा। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी भी हमें ग्रामसी पे बात करना है, हन्ना अरेंट पे बात करना है और उसके बाद फिर हम भारतीय विचारकों पे बात करेंगे। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे नए बैचेस के साथ, जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।